रेडियस निकालूंगा, ये क्या निकालेगा बेटा, कोवेलेंट, और यहां से जो निकाल रहा हूं ये क्या निकालेगा, वन डॉट। तो ऐसा देखा गया कि इसकी जो वैल्यू आती है और इसकी जो वैल्यू आती है ना, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इससे डबल होती है। अब चले बेटा ना, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेडियस का है ना जो भी स्टार्ट कर दिया था। रेडियस में आपको सबसे पहला जो पॉइंट बता दिया था कोवेलेंट रेडियस, अच्छा वंडरवॉल पे चल रहे थे हम लोग, ठीक है। वंडरवॉल में सिर्फ शायद टॉपिक हेडिंग ही लिखा था, है ना, डेफिनेशन लिखा दी थी आपको। चले आइए वंडरवॉल रेडियस के बारे में बात करते हैं। वंडरवॉल रेडियस की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो थर्ड टाइप का जो रेडियस मैंने बोला था वो कौन सा आएगा बेटा, वंडरवॉल रेडियस दिखाने का तरीका हो जाएगा RVWR। कैलकुलेशन जनरली किसके लिए हो जाएगा, इनर्ट गैसेस के लिए, और या फिर नॉन मेटल्स के लिए इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। मेनली हम लोग इसको यूज करेंगे इनर्ट गैसेस के लिए, नॉन मेटल्स के लिए तो हम लोग वैसे भी कोवेलेंट रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है। आप वकील हो क्या सबके, अपना काम स्वयं करने दो लोगों को, ठीक है। वंडरवॉल रेडियस की बात कर रहे हैं, इनर्ट गैस वगैरह जो आ जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि हमने इसमें बात करी थी कि वंडरवॉल रेडियस उनके लिए कैलकुलेट किया जाएगा जो एटम्स कैसे होंगे बेटा, नॉन बॉन्डेड। और दूसरी बात है ये कैलकुलेट कौन से स्टेट में होगा बेटा, सॉलिड स्टेट में। पॉइंट ये है कि बॉन्डेड एटम्स के लिए हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होगा या मेटालिक बॉन्ड होगा या आयनिक बॉन्ड होगा। लेकिन दुनिया में हर देखो दो तरह के फोर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सब स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड या वंडरवॉल फोर्स ये वीक फोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं। अब दो एटम्स के बीच में या तो आयनिक बॉन्ड हो या कोवेलेंट बॉन्ड हो या मेटालिक बॉन्ड हो या कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, अगर ये नहीं है तो उनके बीच में एक फोर्स हमेशा रहता है, और वो कौन सा फोर्स होता है बेटा, वंडरवॉल फोर्स। मूवीज में एक डायलॉग सुनते हैं आप, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। ऐसे दो मॉलिक्यूल के बीच में कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए। अगर आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट ऐसा कुछ है तो ठीक है, कुछ भी नहीं है तो उनके बीच में फोर्स कौन सा होगा, वंडरवॉल। तो जिसके बीच में कोई फोर्स नहीं होता उसके बीच में क्या होता है बेटा, वंडरवॉल फोर्स, ठीक है। अब वंडरवॉल फोर्स पहली बात तो उन एटम्स के बीच में होगा जो क्या होंगे बेटा, नॉन बॉन्डेड। अब देखिए नॉन बॉन्डेड कहने का सेंस ये है, पहले हम इनर्ट गैस के लिए कैलकुलेशन समझते हैं, फिर नॉन मेटल पे चलेंगे। मान लीजिए इनर्ट गैस के लिए मैं रिप्रेजेंटेशन आपको बता रहा हूं। हमने सपोज हीलियम को अज्यूम कर लिया, तो बेटा ये हीलियम का न्यूक्लियस है और ये हीलियम का आउटर मोस्ट शेल है। और सपोज ये हीलियम का दूसरा एटम लिया, ये उसका न्यूक्लियस है और ये उसका आउटर मोस्ट शेल है। क्योंकि ये गैसेस है बेटा, तो गैस कभी भी एक जगह पर फिक्स्ड नहीं होते, गैसेस रैपिड रैंडम मोशन शो करते हैं। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अभी आप टेप लेके आए, बोले नापेंगे तेरा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। अब ये गैस है, इधर रुके ही नहीं, इधर भाग गया, इधर भाग गया, कैसे नापोगे। इसको पकड़ के लाए, बोले आओ रुको थोड़ी देर, तो ये भाग जाएगा, बोले चलो आओ मैं घूम के आता हूँ, है ना। तो आपको गैसियस फॉर्म में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, इसीलिए हम पहले इसको कंप्रेस करके कौन से फॉर्म में लाएंगे बेटा, सॉलिड। जब आप सॉलिड में लाएंगे तो इनका जो रैपिड रैंडम मोशन है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, रुक जाएंगे ये एक जगह, और इसके कारण आप आसानी से इनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाएंगे। अब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हम लोग क्या मानेंगे बेटा, DAA। और इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का जब हम हाफ करेंगे तो जो रेडियस निकल के आएगा उस रेडियस को क्या बोला जाएगा बेटा, वंडरवॉल रेडियस। अभी देखिए आप पहले इन दोनों एटम्स को देख लीजिए, क्या ये दोनों एटम्स में कोई डायरेक्ट बॉन्ड है या नहीं है बेटा, नहीं है। इसका मतलब ये एटम कौन सी कैटेगरी के बेटा, नॉन बॉन्डेड। तो दो नॉन बॉन्डेड एटम के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करने पर जो रेडियस आपको मिलेगा उसे क्या बोलेंगे बेटा, वंडरवॉल रेडियस। आगे बात करता हूं, ये तो इनर्ट गैसेस के बारे में बात हुई। नॉन मेटल्स की कहानी समझते हैं बेटा। नॉन मेटल्स में कल हमने बात करा था कि नॉन मेटल्स के लिए हम लोग कोवेलेंट रेडियस निकालते हैं, बिकॉज नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ओवरलैपिंग या शेयरिंग से। मान लीजिए Cl2 मॉलिक्यूल मैंने लिया बेटा, ये Cl2 मॉलिक्यूल है और क्लोरीन के बीच में हम लोग जानते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, मतलब यहां पर क्या हुई है बेटा, शेयरिंग है ना। ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट आपको दिख भी रहा है। मान लो ये एटम ए लिया, सपोज मैं अभी इन दोनों का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल के उसका हाफ करूं तो मुझे कोई रेडियस तो मिलेगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करने पर रेडियस मिलेगा। पर यहां से कौन सा रेडियस मिलेगा, कोवैलेंट रेडियस, क्योंकि ये बॉन्डेड है और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। कैसे दिख रहा है, शेयरिंग से समझ में आ रहा है। तो यहां से मुझे कोवैलेंट रेडियस मिलेगा। मान लीजिए मैंने Cl2 का एक और मॉलिक्यूल लिया, यहां पर भी दोनों क्लोरीन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड मुझे दिख रहा है, शेयरिंग दिख रही है। तो यहां पर भी अगर मैं इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल के उसका हाफ करूं तो जो रेडियस मुझे मिलेगा वो कौन सा रेडियस मिलेगा, कोवैलेंट रेडियस। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये वाला जो ए है और ये वाला जो ए है, क्या इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड है या ये नॉन बॉन्डेड है बेटा, नॉन बॉन्ड।
दो सिमिलर नॉन बॉन्डेड एडजेसेंट एटम्स का यदि आप इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल लें और उस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आप हाफ कर दें, तो जो रेडियस आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? वंडरवॉल रेडियस। तो वंडरवॉल रेडियस आप इनर्ट गैस के लिए भी निकाल सकते हैं, आप नॉन मेटल्स के लिए भी निकाल सकते हैं, आप मेटल्स के लिए भी निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। बट एनसीईआरटी इन दोनों के बारे में लिखता है, इसीलिए हम लोग इन दोनों को लिखेंगे और मेनली हम लोग यूज किसके लिए करेंगे? इनर्ट गैस। डेफिनेशन कल लिखा दी गई थी, रिप्रेजेंटेशन आप हमने है, नोट डाउन करें इसे बेटा। चले बेटा ना, अब ये वंडरवॉल रेडियस के ऊपर डिस्कशन खत्म हो गया, अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला जो टाइप हमें समझना, देखो अभी 3 रेडियस हम लोगों ने पढ़े बेटा, जो 3 रेडियस पढ़े वो न्यूट्रल एटम के रेडियस थे, ठीक है। एक और रेडियस हमें पढ़ना, वो कौन सा होगा बेटा? आयनिक रेडियस। बट आयनिक रेडियस ऑब्वियसली आयंस के लिए निकाला जाएगा, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए निकाला जाएगा। अभी पहले हम न्यूट्रल एटम्स की बात कर रहे हैं। न्यूट्रल एटम्स के लिए या तो आप कोवेलेंट रेडियस निकालेंगे या मेटालिक रेडियस निकालेंगे या वंडरवॉल निकालेंगे। बेटा तीनों का रिप्रेजेंटेशन जरा ध्यान से रखिएगा। जब आप कोवेलेंट रेडियस की बात कर रहे थे, मान लीजिए 2 एटम्स है और ये दोनों का न्यूक्लियस है, ठीक है ना, तो उसमें कोवेलेंट रेडियस में दोनों की क्या हो रही थी बेटा? ओवरलैपिंग। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, जो दोनों थंब का डिस्टेंस है, उसको जरा ध्यान से देखेंगे कि थंब का डिस्टेंस कम हो रहा है या बढ़ रहा है, उसमें फोकस करेंगे। अभी कोवेलेंट रेडियस में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस सपोज इतना है। जब मेटालिक रेडियस की कल हमने बात करी थी तो मैंने बोला था दोनों की बाउंड्री सिर्फ टच होगी। तो अभी मतलब ओवरलैपिंग खत्म हो गई, बाउंड्रीज टच हो रही है। तो आप देखिए इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, थंब का डिस्टेंस बढ़ रहा है और वंडरवॉल में ये और दूर थे, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ता जा। और अगर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसका जो रेडियस निकलेगा वो भी बढ़ रहा होगा। तो सबसे छोटा रेडियस किसका होता है बेटा? कोवेलेंट रेडियस, फिर मेटालिक, फिर वंडरवॉल। अच्छा, वंडरवॉल रेडियस और कोवेलेंट रेडियस को यहां पर देखें, यहां से देखो इधर ध्यान से, यहां से जो मैं रेडियस निकालूंगा ये क्या निकालेगा बेटा? कोवेलेंट। और यहां से जो निकाल रहा हूं ये क्या निकालेगा? वंडरवॉल। तो ऐसा देखा गया कि इसकी जो वैल्यू आती है और इसकी जो वैल्यू आती है ना, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इससे डबल होती है, अप्रोक्सीमेटली डबल होती है। तो जब आप किसी एलिमेंट का वंडरवॉल रेडियस निकालते हैं और उस एलिमेंट का कोवेलेंट रेडियस निकालते हैं, तो वंडरवॉल रेडियस इज अप्रोक्सीमेटली डबल ऑफ द कोवेलेंट रेडियस। इससे बस हमें एक अंदाजा लगाना है, क्योंकि एनसीईआरटी ने वैल्यूज क्लोज मॉलिक्यूल की, इसलिए हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। हमें बस एक अंदाजा लगाना है कि कोवेलेंट रेडियस बहुत छोटा होता है, मेटालिक उससे बड़ा होगा और वंडरवॉल इनके कंपैरिजन में डबल, मतलब इसके 2 टाइम्स होता, तो इससे भी काफी कुछ बड़ा होता होगा। इस तरह का एक ट्रेंड हमें समझ में आता है। एक बात और समझे, 6 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बोले थे, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट, 2 एडजेसेंट पीरियड, 2 एडजेसेंट ग्रुप और रैंडम। मुझे बताइए वंडरवॉल रेडियस किसके लिए निकाला जाएगा? इनर्ट गैस। किसके लिए? इनर्ट गैस। बस इनर्ट गैस मान के चलेंगे। नॉन मेटल के लिए तो अपन ये निकाल लेंगे। इनर्ट गैस ये किसके लिए निकलेगा? मेटल। ये किसके लिए लगेगा? अब जब रैंडम वाला क्वेश्चन आएगा ना, 6th वाला जो टाइप है, उसमें आपको एलिमेंट कोई यहां से उठा के देगा, कोई वहां से, कोई वहां से। मान लीजिए उसमें आपको एक इनर्ट गैस दे दिया, कोई भी पीरियड ग्रुप का इनर्ट गैस उठा के दे दिया, किसी भी पीरियड या ग्रुप का मेटल उठा के दे दिया और किसी भी पीरियड या ग्रुप का नॉन मेटल उठा के दे दिया, तो बेटा अपने को रैंडमली उसको सॉल्व करना होगा। नॉन मेटल का साइज छोटा, मेटल का साइज उससे बड़ा और इनर्ट गैस का साइज उससे भी बड़ा। तो ये अपने को समझना जरूरी है। जैसे मान लीजिए मैं सोडियम बोलता हूं आपको, तो सोडियम क्या है? मेटल है, मेटलॉइड है या नॉन मेटल है या इनर्ट गैस है? क्या है? मेटल। तो मेटल। मैंने बोला फ्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। मैंने बोला आर्गन क्या है? इनर्ट गैस। अपने को एक ऑर्डर मिल गया, इस तरह से अपन सॉल्व करेंगे, इसको यूज करेंगे, ठीक है। और इसके लिए ये पता होना चाहिए कौन मेटल वा, कौन नॉन मेटल, कौन क्या है ना। तो बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते हैं, ठीक है। आइए इधर आयनिक रेडियस पे आते हैं। आयनिक रेडियस क्या? किसी भी आयनिक लैटिस के अंदर कैटायंस या एनायंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसकी मदद से हम लोग किसको निकालते हैं बेटा? आयनिक रेडियस। डेफिनेशन बोल रहा हूं, लिखिएगा। The distance between cations and anions, the distance between cations and anions in an ionic crystal, is used to measure ionic radius. Is used to measure ionic radius. The distance between cations and anions in an ionic crystal is used to measure ionic radius. चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं बेटा। आयनिक रेडियस को कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ऑब्वियसली आयंस 2 टाइप के होते हैं, कैटायंस और एनायंस। कैटायंस आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन गेन करके एनायन बनता है। अब मान लीजिए हम लोग यहाँ पर, आपने 2 स्टेटमेंट सुने होंगे, 2 नोट सुने होंगे,
cation is always smaller than the parent atom and anion is always larger than the parent atom. हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा. सपोज मैं Na और Na प्लस की बात कर रहा हूं और सपोज मैं Cl और Cl माइनस की बात कर रहा हूं. देखो, सबसे पहला आयनिक कंपाउंड जो हमारे दिमाग में आता है वो NaCl आता है, क्योंकि हम पढ़ते बचपन से, वही नर्सरी में आपको सिखाते हैं. N फॉर नोज, A फॉर एप्पल, C फॉर कैट, है ना, L फॉर लायन, ऐसे कर लिया अपन ने. तो ये Na और Cl अपन ने पढ़ लिया बचपन में. NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, लेकिन ये बना कैसे बेटा? Na प्लस किससे बना? Na से. ये Na का कैटायन है. और Cl माइनस किससे बना बेटा? Cl से. ये Cl का एनायन है. जो न्यूट्रल एटम है उसको हम लोग क्या नाम देंगे बेटा? पेरेंट एटम. तो ये पेरेंट एटम का कैटायन है और ये पेरेंट एटम का एनायन. अब सुने, मुझे इनका साइज कंपेयर करना है. मैंने आपको बोलता 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उनमें से चौथा टाइप याद करिए. चौथा टाइप कौन सा था? याद करें, आराम से याद करें. डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट. कौन सा था? कंपाउंड नहीं, एलिमेंट. डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट. आप इन दोनों को देखिए, Na और Na प्लस को, क्या ये डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट है या नहीं बेटा? है. Cl और Cl माइनस को देखिए, क्या ये डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट है या नहीं बेटा? है. अगर डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट आ जाए या इवन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आ जाए, तो एक ही कॉन्सेप्ट काम में आता है. Z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज. चांद सितारे लगवाए थे, मैंने बोला था इन दोनों केस में यही लगाना है और कुछ भी नहीं लगाना है. तो यहां पर आपको सॉल्व करने के लिए किसको लगाना पड़ेगा बेटा? Z इफेक्टिव को. अब मुझे बताइए, इन दोनों में से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसका Z इफेक्टिव ज्यादा, और जिसपे पॉजिटिव चार्ज नहीं है उसका Z इफेक्टिव कम. इन दोनों में देखिए चार्ज, देखिए इस पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा तो Z इफेक्टिव कम, और नेगेटिव चार्ज कम तो Z इफेक्टिव ज्यादा. अच्छा मुझे बताइए, अगर Z इफेक्टिव ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? कि न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट पर अट्रैक्शन ज्यादा है. अगर न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट पर अट्रैक्शन ज्यादा है तो आउटर मोस्ट शेल पास आएगा कि दूर जाएगा? पास आएगा, और पास आएगा तो साइज कम हो जाएगा. तो जिसका Z इफेक्टिव ज्यादा उस पर अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो साइज का मतलब Z इफेक्टिव और साइज डायरेक्टली या इनवर्सली? इनवर्स. Z इफेक्टिव कम, साइज ज्यादा. Z इफेक्टिव ज्यादा, साइज कम. Z इफेक्टिव कम, साइज ज्यादा. यहां से वो स्टेटमेंट हमें समझ में आएगा. देखिए, साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ पेरेंट एटम, एंड साइज ऑफ एनायन इज लार्जर देन द साइज ऑफ पेरेंट एटम. ये हम लोग लिखेंगे यहां पर, नोट करें से. नोट बोल दो बेटा. चलिए लिखिएगा नोट में. फर्स्ट पॉइंट, साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर. Size of cation is always smaller than the parent atom. Size of cation is always smaller than the parent atom. दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे, size of anion is always larger than parent atom. Size of anion is always larger than the parent atom. चलिए, वो दोनों पॉइंट्स लिखने के बाद बेटा यहां पर आप देखेंगे हमारे सामने कुछ फैक्टर्स हैं, बट इन फैक्टर्स से पहले हम लोग यहां पर कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, फिर फैक्टर्स के ऊपर मूव करेंगे. सबसे पहली बात, अभी तक जितने भी पॉइंट्स हम लोगों ने, कल कोई क्वेश्चन लिखा था हमने, SBCR वाला लिख लिया था शायद, सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस C2H6 C2H4 लिखा था ना क्वेश्चन. हाँ, चलिए अब आगे बात करते हैं. सेकंड क्वेश्चन बोल रहा हूं, मतलब उसी के आगे कंटिन्यू कर ले. क्वेश्चन लिखिएगा, if atomic radius of sodium atom is 1.50 angstrom, then determine the radius of its cation. ऑप्शन लिखेंगे. पहला ऑप्शन 1.10 एंगस्ट्रॉम, दूसरा ऑप्शन 1.50 एंगस्ट्रॉम, अगला ऑप्शन 1.75 एंगस्ट्रॉम, लास्ट ऑप्शन 2 एंगस्ट्रॉम. करेक्ट आंसर इज फर्स्ट. भाई न्यूट्रल एटम का साइज 1.5 दिया शायद मैंने ना, तो न्यूट्रल एटम का साइज अगर 1.5 है तो कैटायन का साइज उससे छोटा होगा, और एक ही ऑप्शन है आपको दिख ही रहा है वहां पर, तो उससे आप डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे. अगला क्वेश्चन लिखें इसके बाद, आयनिक रेडियस
ionic radius of K plus and F minus ion, ionic radius of potassium and fluoride ion K plus and F minus ion, ionic radius of K plus and F minus ion is 1.50 angstrom. Then determine 1.50 angstrom. Then determine the atomic radius of, potassium and fluorine atom, radius of potassium and fluorine atom. ऑप्शन लिखेंगे. पहला ऑप्शन 1.5 कॉमा 1.5, 1.5 कॉमा 1.5. सेकेंड ऑप्शन 1.25 कॉमा 1.75, 1.25 कॉमा 1.75. अगला ऑप्शन 1.75 कॉमा 1.25, 1.75 कॉमा 1.25. और लास्ट ऑप्शन लिखे 1.5 कॉमा 1.75. करेक्ट आंसर इज थर्ड. किसी का सेकंड तो नहीं आ रहा? ध्यान से देख लेना इधर. K प्लस कैटायन का साइज कितना दे रखा है बेटा? 1.5. तो कैटायन का साइज तो छोटा होता है और आपको K का साइज निकालना है. इसका साइज अगर 1.5 है, छोटा साइज अगर 1.5 है तो बड़ा साइज ऑब्वियसली 1.5 से बड़ा होगा. और 1.5 से बड़ा एक ही ऑप्शन है 1.75. तो K का साइज 1.75 होगा. और Cl माइनस कितना? F माइनस आपको दे रखा है. F माइनस का साइज कितना दे रखा है? 1.5. 1.5 बड़े साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो F का जो साइज होगा, पेरेंट एटम का जो साइज होगा वो छोटा होगा. 1.5 से छोटा वैल्यू जो आपको मिलेगा वो 1.25. तो ऑब्वियसली ऑप्शन जो होगा वो 1.75 कॉमा 1.25 वाला ऑप्शन हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. तीसरा क्वेश्चन लिखे इसके अंदर. राहुल गांधी कैलकुलेटेड. लिखो, तुम लिखने में क्या जा रहा है? राहुल गांधी कैलकुलेटेड, Rahul Gandhi calculated 3 types of radius, 3 types of radius for same atom, 3 types of radius for same atom having values 0.80 angstrom, having values 0.80 angstrom, comma 1.55 angstrom and 1.10 angstrom. 1.10 angstrom. So stop. Which of the above value represents metallic radius? Which of the above value represents metallic radius? तीनों के लिए लिख लो, तीनों क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं. सबसे छोटी जो वैल्यू होगी बेटा वो कोवेलेंट रेडियस है, और 1.10 जो दे रखा है वो मेटालिक रेडियस है, और 1.55 जो दे रखा है वो वंडरवॉल रेडियस है. आयनिक रेडियस मत ले लेना इसमें, क्योंकि ये एटम्स है ना, तो एटम के लिए मतलब न्यूट्रल एटम के रेडियस है बेटा, तो इसीलिए इसमें आयनिक की बात नहीं हो रही है. चले है ना. इसके बाद ये जो फैक्टर्स आपके सामने लिखे, 3 फैक्टर्स, इसको आप नोट करें, आगे डिस्कशन करेंगे फिर इसको. चले बेटा ना. अब ये जो फैक्टर्स आपके सामने लिखे हुए 3, पहले इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, फिर इसके ट्रेंड्स को समझने की कोशिश करेंगे. पहला फैक्टर आप देखें तो सबसे पहले मैंने आपको बोलता 6 टाइप के क्वेश्चन बेटा जो फ्रेम होते हैं, उनमें से पहला टाइप का क्वेश्चन होता है लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. इधर ध्यान देंगे 2 मिनट के. सबसे पहला जो फैक्टर हम लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा, इन अ पीरियड टाइप का अगर क्वेश्चन आता है, देखिए 6 टाइप के जो क्वेश्चन है उनमें से पहला आता है इन अ पीरियड, दूसरा आता है इन अ ग्रुप, तीसरा आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, चौथा आता है डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट, पांचवा 2 एडजेसेंट पीरियड, 2 एडजेसेंट ग्रुप, और छठा रैंडम. पांचवा और छठा टाइप जो है वो कभी भी हम फैक्टर्स में डिस्कस नहीं करेंगे. उनको हम हमेशा जब इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे टॉपिक होने के बाद, वहां पर हम लोग उसको इंक्लूड करेंगे. हमेशा हम लोग हमेशा फैक्टर्स में इन 4 टाइप के केसेस को लेकर चलेंगे. पहला जो टाइप है वो आता बेटा इन अ पीरियड, और उसमें आपको क्या लगाना है बेटा? जेड इफेक्टिव. कल हम लोगों ने जेड इफेक्टिव जब पढ़ा था तो हमने ये डिस्कशन कर भी लिया जेड इफेक्टिव में कि पीरियड में जब भी क्वेश्चन आएगा, मैंने बोला था या तो सेकंड पीरियड का आएगा या थर्ड पीरियड का आएगा, ज्यादा से ज्यादा फोर्थ पीरियड का आएगा, क्योंकि वो डी ब्लॉक पूछना चाहता है आपसे. पर कहीं पर भी चले जाए, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, जेड इफेक्टिव का वैल्यू तो लेफ्ट टू राइट बढ़ता है. अगर लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो हमारे पास जो फैक्टर है बेटा पीरियड में, वो हमेशा कौन सा फैक्टर होगा? जेड इफेक्टिव. और ये फैक्टर
सिर्फ रेडियस टॉपिक के लिए नहीं है, आईई जब पढ़ोगे तो भी यही फैक्टर आएगा, ईए जब पढ़ोगे तो भी यही फैक्टर आएगा, और ईएन जब पढ़ोगे तो भी यही फैक्टर आएगा। हाँ, इसके साथ और कुछ भी इंक्लूड हो सकता है लाइक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑल, लेकिन जेड इफेक्टिव पीरियड में जरूर अप्लाई किया जाएगा। तो हमें पीरियड के लिए हमेशा एक हथियार मिल गया, और वो हथियार हमारे पास कौन है बेटा? जेड इफेक्टिव। अब लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है मतलब अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है मतलब आउटर मोस्ट शेल पास आ जाएगा, मतलब रेडियस कम हो जाएगा। अब इससे हमें वो रिलेशन भी मिल गया कि जेड इफेक्टिव और रेडियस क्या है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में भी वही बात करी हुई है। सेकंड केस पे आते हैं। अगर मान लीजिए जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो किसका दिया बेटा? इनर ग्रुप का। तो टॉप टू बॉटम इनर ग्रुप जाने पर हम जेड इफेक्टिव का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमने स्लेटर रूल पढ़ा था तो हमने देखा था कि डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव फर्स्ट इंक्रीजेस देन बिकम्स कांस्टेंट। तो इसका वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, इसीलिए हम इसको ग्रुप में इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ग्रुप में हम लोग कौन सा फैक्टर लगाएंगे? तो ग्रुप में जो फैक्टर हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो क्या है बेटा? शेल नंबर। क्यों शेल नंबर का इस्तेमाल करेंगे ग्रुप में? उसका रीजन ये बेटा, या शेल नंबर किस तरह से ग्रुप में काम करेगा उसका रीजन क्या है, या उसको कैसे समझा जाए। तो बेटा एक बात बताइए, अगर हम है लीना की रब से फरियाद की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का है, लिथियम सेकंड पीरियड का है, सोडियम थर्ड पीरियड का, इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पीरियड का बात हम लोग कर रहे हैं। याद करें, हमने इससे पहले जो भी टॉपिक्स पढ़े उसमें हमने ये पढ़ा था कि पीरियड नंबर को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और पीरियड नंबर एन जो होता है वो आउटर मोस्ट शेल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम पीरियड नंबर की बात कर रहे हैं, अगर हम बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का, इसका मतलब हमारा ये कहने का है कि नाइट्रोजन सॉरी जो हाइड्रोजन है उसमें एन का वैल्यू 1 है। अगर हम बोल रहे हैं लिथियम सेकंड पीरियड का है, इसका मतलब एन का वैल्यू 2 है। अगर हम बोल रहे हैं सोडियम थर्ड पीरियड का है, इसका मतलब एन का वैल्यू 3 है। तो ये जो एन का वैल्यू है ये शेल नंबर बता रहा है आपको, आउटर मोस्ट शेल नंबर बता रहा है। मतलब हाइड्रोजन में एक ही शेल है, लिथियम में 2 शेल है, सोडियम में 3 शेल है, और ऐसे करते करते जब हम फ्रांसियम पे जाएंगे तो 7 शेल्स आएंगे। और जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, शेल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 शेल नंबर बढ़ रहे हैं। जब आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो और शेल नंबर बढ़ रहे हैं, तो शेल नंबर बढ़ने से क्या होगा बेटा? ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, तो जो दूसरा शेल आएगा वो इसके अंदर नहीं आएगा, इसके बाहर आएगा। तो ऑब्वियसली जब दूसरा शेल इसके बाहर आएगा तो दूसरे शेल का डिस्टेंस और बढ़ेगा, तीसरे शेल का डिस्टेंस और बढ़ेगा, चौथे पांचवें छठे सातवें का डिस्टेंस और बढ़ता जाएगा, और उसी डिस्टेंस को तो हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एटॉमिक रेडियस। तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे शेल नंबर बढ़ेगा, शेल नंबर बढ़ने के साथ साथ रेडियस की वैल्यू भी बढ़ेगी। इसके बाद आते हैं थर्ड टाइप पे। इसमें कुछ है नहीं ज्यादा बताने को, जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आ जाए या डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट आ जाए, शुरू से बोलते आ रहा हूं एक ही फॉर्मूला काम में आएगा, जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। इसके अलावा कुछ और मत लगाना, ये पहले से बोल रहा हूं। अब ये तो जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला है, लेकिन अभी हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा? रेडियस। तो हमें इस रिलेशन में रेडियस को भी इंक्लूड करना है, और जेड इफेक्टिव और रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर जेड इफेक्टिव यहां है तो रेडियस यहां पर नीचे आएगा। इसको वैसे भी समझ सकते हो, केटायन और एनायन वाला जो पॉइंट है, साइज ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन द पेरेंट एटम, मतलब जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा साइज उतना बड़ा होगा, डायरेक्टली है। और केटायन जितना मतलब पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज उतना छोटा, मतलब केटायन का साइज पेरेंट एटम से छोटा होता है। वैसे भी आप कर सकते हैं। चलिए, अब ये जो 4 टाइप है इनके फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़े। अब इसके क्वेश्चंस या इसके एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा पहले टाइप से, और पहला टाइप क्या है बेटा? इन अ पीरियड। इन अ पीरियड हमारे पास एक फैक्टर आ गया, और वो फैक्टर क्या आ गया बेटा? जेड इफेक्टिव। सबसे पहले हम लोग एस और पी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। एस और पी ब्लॉक की अगर हम पीरियड की बात कर रहे हैं, का मतलब वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेकंड एंड थर्ड पीरियड। और जब हम फोर्थ पीरियड पे जाएंगे तो हम लोग बेसिकली डी ब्लॉक 3D सीरीज की बात करेंगे। ठीक है, आइए पहले सेकंड और थर्ड पीरियड के ऑर्डर्स को समझते हैं। आप देखिए, इसमें मैंने 2 तरह के रेडियस आपके सामने लिखे, एक तो एटॉमिक रेडियस और एक कॉमन। इसको एटॉमिक रेडियस बोला, इसको भी एटॉमिक रेडियस बोलता हूं, बस मैं नाम अलग अलग लिख रहा हूं, ताकि ये भी एटॉमिक रेडियस ही है, पर इसलिए लिख रहा हूं ताकि जब मैं बोलूं तो डिस्टिंग्विश हो सके कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब जब रेडियस का आप ऑर्डर बनाते हैं, आप लोगों ने पहले भी स्टडी कर रखा होगा कहीं ना कहीं, तो जब आप रेडियस की बात करते हैं बेटा तो ऐसा बोलते हैं जेड इफेक्टिव लगाना है। फैक्टर मैंने भी लिखा, तो क्या बोलते हैं कि जेड इफेक्टिव लगा दीजिए, लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव लगाओगे साइज छोटा होता जाएगा, और बोलते हैं इनर्ट गैस में वंडरवॉल रेडियस की वजह से साइज सबसे बड़ा होता है। ऑर्डर जो बताया जाता है आपको, ऑर्डर बिल्कुल सही है, लेकिन उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो गलत है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब असर्शन रीजन का क्वेश्चन आएगा तो स्टेटमेंट ही है जिसमें हमारी ऐसी तैसी होती है। ये बात बिल्कुल क्लियर रखे ना, क्योंकि जब आंसर पता है ना तो उसका एक्सप्लेनेशन कुछ भी बन सकता है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए, क्योंकि AR में वही चीजें काम में आएंगी।
देखिएगा इधर ध्यान से, एनसीईआरटी में बेटा जब आप रेडियस वाला पार्ट पढ़ेंगे तो वहां पर पैराग्राफ में दो अलग अलग बातें लिखी हुई है। पहली बात, एक ये वाली बात लिखी हुई है और एक ये वाली बात लिखी है, तो हम दोनों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, दोनों को समझने की कोशिश करेंगे और एग्जाम में दोनों में से किसको यूज करना है, कौन सी कंडीशन में इसको इस्तेमाल करना, कौन सी कंडीशन में इसको इस्तेमाल करना, वो भी समझने की कोशिश करेंगे कि हमें, क्योंकि दोनों एनसीईआरटी की बातें हैं और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इसीलिए समझना पड़ेगा कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना और वैसा क्वेश्चन आए तो क्या करना, ये समझना बहुत जरूरी है। अब देखो, एनसीईआरटी पहली बात ये बोलता है कि मेटल्स के लिए आप मेटालिक रेडियस निकालते हैं, नॉन मेटल्स के लिए आप कोवेलेंट रेडियस निकालते हैं और इनर्ट गैसेस के लिए आप वैन डर वाल्स रेडियस निकालते हैं। वो तो हमने जब टाइप ऑफ रेडियस पढ़ा तब भी हमने समझा। तो एनसीईआरटी में जब कंपैरिजन की बात आती है तो एनसीईआरटी बोलता है कि जिसका जो रेडियस निकलता है वो रेडियस नाप दो। नाप दो मतलब जिसका जो भी रेडियस निकल रहा है उसको कैलकुलेट करो और उनको कंपेयर कर लो आपस में। अब मुझे एक बात बताइए, इनमें से किसके लिए कौन से टाइप का रेडियस निकलता है? क्या मैं ये जानता हूं कि नियॉन एक इनर्ट गैस है तो इसके लिए हम लोग कौन सा रेडियस प्रेफर करेंगे बेटा? वैन डर वाल्स रेडियस। मेटल्स के लिए हम लोग कौन सा रेडियस प्रेफर करेंगे? मेटालिक। और नॉन मेटल्स के लिए वी विल प्रेफर कोवेलेंट रेडियस। पर अभी इसके लिए ये पता होना चाहिए कि मेटल कौन है और नॉन मेटल कौन है। इनर्ट गैस तो पहचान जाएंगे आराम से, यहां पर भी ये इनर्ट गैस है हमें पता है, इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे? वैन डर वाल्स रेडियस। क्या मेटल और नॉन मेटल को डिस्टिंग्विश करने के लिए कल हमने मेटलॉइड्स वाली कहानी समझी थी बेटा? और मेटलॉइड्स वाली कहानी क्या बोलती है? बालिका सीता। बात समझ में आ रही? बालिका सीता। इससे लेफ्ट साइड वाले जो भी होते हैं वो मेटल और राइट साइड वाले जो होते हैं वो नॉन मेटल। मतलब क्या यहाँ पर बालिका से लेफ्ट साइड वाले ये मेटल है बेटा? हाँ। और मेटल के लिए आप कौन सा रेडियस निकालोगे? मेटालिक रेडियस। और सीता से इधर वाले भी जो एलिमेंट है ये मेटल्स है बेटा, और मेटल्स के लिए आप लोग क्या निकालोगे? मेटालिक रेडियस। अब मेटलॉइड के राइट हैंड साइड में जो आते हैं उसको क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। मतलब ये सारे तो नॉन मेटल है, इसके लिए तो आप कोवेलेंट रेडियस निकालोगे। इधर सिलिकॉन के इधर भी जो ये है नॉन मेटल है, इनके लिए आप क्या निकालोगे? कोवेलेंट रेडियस। सर इनके लिए तो निकाल लेंगे, अब मेटलॉइड के लिए कौन सा रेडियस निकालेंगे? तो एक बात याद करें, कल मैंने बोला था मेटलॉइड को सेमी मेटल भी बोलते हैं, और मेटलॉइड्स का मतलब है कि वो मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी दिखाएगा, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी आधी आधी नहीं होती, कोई एक डोमिनेट करता है। बोरॉन को एनसीईआरटी क्या मानता है? टिपिकल नॉन मेटल। तो इसके लिए तो आप नॉन मेटल वाला रेडियस मतलब कोवेलेंट रेडियस नाप देंगे। बोरॉन और सिलिकॉन डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप आपको पता तो लिथियम का मैग्नीशियम से होता है, बेरिलियम का एल्यूमिनियम से होता है, तो बोरॉन का सिलिकॉन। सिलिकॉन एक मेटलॉइड है, मेटलॉइड में मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर होते हैं, लेकिन सिलिकॉन में भी नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स डोमिनेटिंग। ये बात ध्यान रखिएगा। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में सिलिकेट्स, सिलिकॉन्स, SiO2 वगैरह ये सब पढ़ रखे होंगे, स्ट्रक्चर देखा होगा सिलिका का, वो ऐसे बॉक्स टाइप का बनता है। सिलिकॉन पूरे सिलेबस में जब आप देखोगे ना तो सिलिकॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता हुआ मिलेगा। कौन सा बॉन्ड बनाता हुआ मिलेगा? कोवेलेंट। मेटालिक मतलब आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। और अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है इसका मतलब है उसका कैरेक्टर नॉन मेटालिक डोमिनेटिंग होगा। तो सिलिकॉन भी एक नॉन मेटल डोमिनेटिंग मेटलॉइड है, और इसीलिए इसके लिए भी आप क्या निकालोगे? कोवेलेंट रेडियस, या डायगोनल से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बोरॉन और सिलिकॉन दोनों में नॉन मेटालिक कैरेक्टर डोमिनेटिंग है। अब देखो, हम लोग जब वो ऑर्डर बनाते हैं तो उस ऑर्डर में, अभी इसको भूल जाइए, हम एटॉमिक रेडियस की बात करें। एटॉमिक रेडियस इन द सेंस जिसका जो रेडियस निकलता है वो नाप दो को कंपेयर कर रहे हैं। बताइए मेटालिक, कोवेलेंट और वैन डर वाल्स में से सबसे बड़ा रेडियस कौन सा होता है बेटा? वैन डर वाल्स। क्या वैन डर वाल्स रेडियस कोवेलेंट से भी बड़ा होता है? हाँ। क्या वैन डर वाल्स रेडियस मेटालिक से भी बड़ा होता है? हाँ। इसका मतलब है इन तीनों टाइप के रेडियस में से सबसे बड़ा रेडियस कौन है बेटा? वैन डर वाल्स। दो एरो लगाने का मतलब दोनों से बड़ा है। इसका मतलब है नियॉन का साइज यहां पर इस पीरियड में सबसे ज्यादा है। क्या मेटालिक, कोवेलेंट और वैन डर वाल्स में वैन डर वाल्स रेडियस सबसे बड़ा होगा बेटा? हाँ। इसका मतलब है आर्गन का रेडियस यहां पर सबसे ज्यादा है। अब मुझे बताइए मेटालिक और कोवेलेंट में से बड़ा रेडियस कौन होता है? मेटालिक। मतलब इन दोनों का रेडियस इन पांचों के मुकाबले ज्यादा होगा। ऐसे ही मेटालिक और कोवेलेंट में बड़ा कौन होगा बेटा? मेटालिक। मतलब इन तीनों का रेडियस इन चारों के मुकाबले ज्यादा होगा। ये हमने जो रेड कलर से एरो बनाए हैं ये टाइप ऑफ रेडियस के बेसिस पे बनाए। किसके बेसिस पे बनाए? टाइप ऑफ। इसमें अभी मैंने जेड इफेक्टिव का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि जेड इफेक्टिव, ध्यान से सुनना, जेड इफेक्टिव का इस्तेमाल तब होगा पीरियड में जब आप सेम टाइप का रेडियस मेजर करेंगे। क्या मेजर करेंगे? ये और ये टाइप ऑफ रेडियस सेम तो नहीं है,
ये और ये टाइप ऑफ रेडियस सेम तो नहीं है। जब तक सेम टाइप का रेडियस नहीं आएगा तब तक आपको टाइप ऑफ रेडियस से सॉल्व करना होता है। ध्यान सुनिएगा। अब आइए इधर ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर बताइए मुझे अब इसका ऑर्डर बनाना है। अब ऑर्डर में किस किस को लेना है? लिथियम और बेरिलियम। भैया अभी तो हमने स्कोर उसको कंपेयर करा, अब सारे एलिमेंट को भी तो कंपेयर करें। मुझे बताइए लिथियम के लिए आप कौन सा रेडियस निकाल रहे हो? मेटालिक। बेरिलियम के लिए भी मेटालिक। क्या इन दोनों का टाइप ऑफ रेडियस डिफरेंट है या सेम है? बेटा सेम। अगर टाइप ऑफ रेडियस डिफरेंट है तो आप टाइप ऑफ रेडियस से सॉल्व करोगे, अगर टाइप ऑफ रेडियस सेम है तब आप अप्लाई करोगे जेड इफेक्टिव। क्या इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हैं बेटा? यस। लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और साइज कम होगा। इसका मतलब लिथियम और बेरिलियम को मैंने जेड इफेक्टिव से सॉल्व किया। ये वाला जो एरो है ये जेड इफेक्टिव की वजह से या टाइप ऑफ रेडियस? टाइप ऑफ रेडियस। अब मुझे बताओ बोरॉन का कौन सा रेडियस ले रहे हो? कोवेलेंट। कार्बन का कोवेलेंट, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन का कोवेलेंट। क्या सबका टाइप ऑफ रेडियस सेम है या अलग है? बेटा सेम है। सेम टाइप के रेडियस के लिए आप अप्लाई करोगे जेड इफेक्टिव। और बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज कम हो जाए। ये ऑर्डर है। अब आपको जब पढ़ाते हैं तो आपको क्या बोलते हैं? ऑर्डर वही आएगा। जेड इफेक्टिव लगा दो लगातार तो भी यही आ रहा है। और इनर्ट गैस का साइज सबसे बड़ा कर दिया। आंसर वही है, एक्सप्लेनेशन अलग है। ध्यान रखिएगा ये जो रेड कलर में आया है ये जेड इफेक्टिव की वजह से नहीं आया है, ये टाइप ऑफ रेडियस। क्योंकि आप यहां से यहां तक अगर जेड इफेक्टिव लगा रहे तो यहां भी तो जेड इफेक्टिव लगाना था ना। फिर ऐसा क्यों करा कि यहां पर ऐसा बना दिया? क्योंकि ये टाइप ऑफ रेडियस से आंसर आया। बेटा ध्यान रखिएगा। इधर आइए 2 मिनट के लिए। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की बात करो कि बेटा इन तीनों का मेटालिक 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 रेडियस कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ, अगर टाइप ऑफ रेडियस सेम है तो बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया जाएगा? जेड इफेक्टिव। लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, रेडियस कम हो जाए। ये किस वजह से आया है? टाइप ऑफ रेडियस की वजह से। सिलिकॉन से क्लोरीन जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जाने पर सबका कोवेलेंट 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 रेडियस ले रहे हो, टाइप ऑफ रेडियस सेम है, जेड इफेक्टिव लगाओगे, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज कम हो जाएगा। ये ऑर्डर आया। अब सुने आगे। एनसीईआरटी मैंने बोला पैराग्राफ में 2 अलग अलग बातें दे रखी, कॉन्ट्राडिक्टरी बातें दे रखी। पहली बात मैंने बोली जिसका जो रेडियस निकलता है वो नाप दो, वो हमने करा और उसको कंपेयर कर दिया। दूसरी बात एनसीईआरटी जो लिखता है वो क्या है? ध्यान से सुनिएगा। दूसरी बात एनसीईआरटी ये लिखता है बेटा कि फॉर मेटल्स वी कैलकुलेट मेटालिक रेडियस, फॉर नॉन मेटल्स वी कैलकुलेट कोवेलेंट रेडियस एंड फॉर इनर्ट गैसेस वी कैलकुलेट वैन डर वाल रेडियस। यहां तक की तो बात हो गई। बट the van der Waal radius of inert gases must not be compared with the covalent or metallic radius of metals or non-metals. अभी हमने उसी को कंपेयर करा, हमने van der Waal को मेटालिक और कोवेलेंट से कंपेयर करा। लेकिन एनसीईआरटी आगे ये बात भी लिखती है कि इनर्ट गैस का जो van der Waal रेडियस है ना वो मेटल्स या नॉन मेटल के मेटालिक और कोवेलेंट रेडियस के साथ कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए। क्यों नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि वो तो आपने आइसोलेटेड एटम के लिए निकाला है, नॉन बॉन्डेड के लिए, और ये तो आपने बॉन्डेड के लिए निकाला है, तो वैल्यूज तो अलग अलग आएंगे ऑब्वियसली। और या फिर आप ऐसा समझे कि जब भी कोई कैलकुलेशन या कंपैरिजन होता है यूनिट सेम होनी चाहिए। मतलब ऐसा है कि भाई अगर मुझे किसी का वजन नापना है तो सबको या तो किलोग्राम में नापू या सबको ग्राम में नापू या सबको मिलीग्राम में नापू। आपने बोल दिया एक तो 100 किलो का है, एक 1000 ग्राम का है, एक 10 मिलीग्राम का है, और आपने बोला कि 1000 बड़ा है और 100 छोटा है और 10 उससे भी छोटा, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। यूनिट तो सेम होनी चाहिए। एक का कोवेलेंट नाप दिया, एक का मेटालिक नाप दिया, एक का van der Waal नाप दिया, तो वैल्यू तो अलग आएगी ऑब्वियसली। हमें van der Waal रेडियस ऑफ इनर्ट गैस मस्ट बी कंपेयर्ड विद द van der Waal रेडियस ऑफ द अदर एलिमेंट्स। इस तरह की बात बोलता है एनसीईआरटी कि van der Waal रेडियस मस्ट नॉट, 2 बात समझना, van der Waal radius must not be compared with the covalent and metallic, but the van der Waal radius of inert gas should be compared with the van der Waal radius of the other elements. अगर आप other elements का van der Waal radius ले रहे हैं इसका मतलब आप शुरू से आखिरी तक हर किसी का कॉमन रेडियस नाप रहे हैं। मतलब आप यहां पर टाइप ऑफ रेडियस से नहीं चल रहे हैं, आप सबका सेम टाइप का रेडियस ले रहे हैं। अब मुझे बताओ अगर मैं लिथियम का भी van der Waal रेडियस ले रहा हूं, बेरिलियम का भी van der Waal रेडियस ले रहा हूं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन सबका van der Waal रेडियस ले रहा हूं, तो क्या मैं सबका सेम टाइप का रेडियस ले रहा हूं बेटा? और अगर मैंने सबका सेम टाइप का रेडियस लिया तो टाइप ऑफ रेडियस से सॉल्व होगा या जेड इफेक्टिव से सॉल्व होगा? जेड इफेक्टिव। ऐसे यहां पर भी मैं सभी के लिए क्या नापूंगा? van der Waal।
अगर मैं सभी के लिए वंडरवॉल नाप रहा हूं तो मुझे बस एक ही फैक्टर काम में आएगा शुरू से आखिरी तक, कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा और एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा। तो मुझे बताइए, यहां से लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, विदाउट एनी एक्सेप्शन आप लगातार लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज कम हो जाएगा। यहां पर भी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, यहां पर इनर्ट गैस का वंडरवॉल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने सभी के लिए वंडरवॉल रेडियस ही नापा है और सभी के लिए एक ही फैक्टर काम आएगा, और वो फैक्टर कौन है बेटा? जेड इफेक्टिव। अब देखो बेटा, ये जो दो ऑर्डर्स हम लोगों ने बनाए हैं, तो एटॉमिक रेडियस और एक कॉमन रेडियस। देखो, कॉमन रेडियस जो वंडरवॉल रेडियस है, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस। जहां मैंने एटॉमिक रेडियस लिखा है उसका मतलब है जिसका जो रेडियस निकलता है उसके बेसिस पे हमने सॉल्व करा, और लास्ट वाला जो कॉमन रेडियस हमने लिखा है वहां पर हमने सभी के लिए कॉमन टाइप ऑफ रेडियस मेजर किया है, कंपेयर किया है। अब बात ये आती है कि सर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमें किसको प्रेफर करना है, क्योंकि आप देखें दोनों रेडियस के ऑर्डर लगभग सेम है, बस इनर्ट गैस का प्रॉब्लम है। ऊपर वाले रेडियस के ऑर्डर में इनर्ट गैस सबसे बड़ा दिख रहा होगा और कॉमन रेडियस में इनर्ट गैस सबसे छोटा दिख रहा होगा, बस ये डिफरेंस है। बाकी पूरा ऑर्डर आप चाहे कैसे भी कर लो सेम है, लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा जब तक आपको एग्जाम में कॉमन रेडियस नाम न दे दे, कौन सा नाम न दे दे? कॉमन। अगर कॉमन रेडियस लिख के दिया है स्पेसिफिकली तो ही आप कॉमन रेडियस को प्रेफर करेंगे। अगर कॉमन रेडियस लिख के नहीं दिया है तो आप जिसके लिए जो रेडियस निकलता है उसी को नापना है, मतलब आप एटॉमिक रेडियस को प्रायोरिटी देंगे। ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ ले। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, एग्जाम में अगर एलिमेंट्स दिए और कॉमन रेडियस वर्ड का मेंशन किया है कि फॉर सेकंड पीरियड डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर कॉमन रेडियस है, डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर वंडरवॉल रेडियस, सबके लिए अगर वंडरवॉल रेडियस बोल ही दिया इसका मतलब है कॉमन रेडियस ही है। तो जब तक कॉमन रेडियस न बोले तब तक आपको हमेशा एटॉमिक रेडियस वाले ऑर्डर को प्रायोरिटी देनी है, मतलब सबका मेटालिक, कोवेलेंट और वंडरवॉल को ही आपस में कंपेयर करना है, क्योंकि आज तक की हिस्ट्री में उसी को सही माना गया है। आज तक कभी कॉमन रेडियस का क्वेश्चन नहीं आया है, आज तक नहीं आया है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ पॉइंट है, इसलिए कभी भी आ सकता है। फिर आंसर की आने के बाद पता चले, उससे अच्छा पहले ही पता हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक स्टेटमेंट में बोल रहा हूं आपको, ध्यान सुनना। मुझे बताइए एटॉमिक रेडियस वाला जो ऑर्डर है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियस वाला जो ऑर्डर है, उसके बेसिस पे आप बताइए पीरियड में सबसे लार्जेस्ट साइज किसका होगा बेटा? इनर्ट गैस का। टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियस में इनर्ट गैस हैज द लार्जेस्ट साइज इन द पीरियड। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है बेटा? ट्रू है। अगर मैं कॉमन रेडियस के हिसाब से चलूं तो क्या ये स्टेटमेंट बदल जाएगा बेटा? हाँ, इसके हिसाब से स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? अल्कली मेटल्स ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैव द लार्जेस्ट साइज इन द रिस्पेक्टिव पीरियड। ये लाइन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दी हुई है, सेकेंड वाली। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर घर पे जाके उठाएंगे तो वहां पर आपको एक ट्रू एंड फॉल्स नाम का क्वेश्चन मिलेगा। उसमें 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनमें से एक स्टेटमेंट दे रखा है अल्कली मेटल्स हैव लार्जेस्ट साइज इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड, और उसको ट्रू माना गया है। इसका मतलब है उसने किसके बेसिस पे सॉल्व किया है? कॉमन रेडियस। जब तक वो कुछ लिख के नहीं दे रहा, जैसे कॉमन मोमेंट, स्टेटमेंट की बात कर रहा है ना, वो ऑर्डर की बात नहीं कर रहा, स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। क्या स्टेटमेंट के बेसिस पे अगर मैं बोलूं कि इनर्ट गैसेस का साइज अपने पीरियड में सबसे बड़ा है, तो क्या ये सही है या गलत है? सही है। किसके बेसिस पे सही है? डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियस। अगर मैं बोलूं अल्कली मेटल का साइज सबसे बड़ा है, ये भी सही है। किसके बेसिस पे सही है? कॉमन। जब तक आपको ऐसा बोले कि भाई इनर्ट गैस का साइज सबसे बड़ा है, बिल्कुल ट्रू है। अल्कली मेटल का साइज सबसे बड़ा है, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि उसने कुछ स्पेसिफिक कंडीशन मेंशन नहीं की है। हाँ, जब वो बोल दे कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन रेडियस इनर्ट गैसेस हैव लार्जेस्ट साइज इन द पीरियड, फॉल्स, तब आप बोल सकते हो कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन जब तक उसने कुछ मेंशन नहीं करा है तो हम इनर्ट गैस का लार्जेस्ट साइज भी ट्रू मान सकते हैं और अल्कली मेटल का लार्जेस्ट साइज भी ट्रू मानते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टू टाइप्स ऑफ कंपैरिजन। बट ये लाइन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, अगर आपने ये नहीं सुन रखी है, एग्जाम में आ गया तो ज्यादातर बच्चे इसको फॉल्स ही लगा के आएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में बैठा होता है कि इनर्ट गैस का साइज सबसे बड़ा है, इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी था बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एस और पी ब्लॉक के बाद नेक्स्ट जो हमें ट्रेंड समझना बेटा, वो किसका ट्रेंड समझना है? डी ब्लॉक का। ठीक है, डी ब्लॉक में मैंने आपको बोला था कि हमें फोर्थ पीरियड तक मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं और फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक के लिए मेनली क्वेश्चन पूछेगा। और डी ब्लॉक में जो फोर्थ पीरियड की सीरीज होती है वो कौन होती है बेटा? 3D सीरीज। अब ध्यान से सुनिएगा,
3D सीरीज की जब मैं बात कर रहा हूं, एक बात बताइए, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं पूरे के पूरे, ये मेटल्स हैं या मेटलॉइड्स हैं या नॉन मेटल्स हैं? मेटल्स। मेटल्स के लिए कौन सा रेडियस नापा जाता है बेटा? मेटालिक रेडियस। वैसे तो किसी भी एलिमेंट के लिए कोई भी रेडियस निकल सकता है, वंडरवॉल भी निकल सकता है, कोवलेंट भी निकल सकता है, सब कुछ निकल सकता है, लेकिन हम प्रायोरिटी मेटालिक रेडियस को देंगे। अब ध्यान सुनना, सर मेटालिक रेडियस को प्रायोरिटी देंगे, आपने बोला ठीक है, तो इधर आपने एक और रेडियस लिख रखा कोवलेंट, ये क्या माजरा है? तो इसको भी समझ लीजिए। एक्चुअल में जब आप डी एंड एफ ब्लॉक की एनसीईआरटी उठाएंगे बेटा, तो एनसीईआरटी में आप जानते हैं हर ग्रुप के पहले, जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप ऐसे हर ग्रुप के पहले वो एक टेबल देता है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको दे रखता है, साइज का, आईई का, ईए का, ईएन का वैल्यूज दिया होता है। वैल्यू याद नहीं करनी होती हमें ऑब्वियसली, बट ट्रेंड को तो समझना होता है, तो वैल्यूज दे के रखता है। डी एंड एफ ब्लॉक जब आप एनसीईआरटी उठाएंगे तो वहां पर उसने जो टेबल में वैल्यूज दे रखी है उसमें स्पेसिफिकली उसने मेंशन कर रखा है मेटालिक रेडियस। तो हमें एनसीईआरटी ने मेटालिक रेडियस की वैल्यूज दे रखी है, 3D सीरीज के लिए ही दे रखी है, 4D 5D 6D का वैल्यू नहीं दिया है तो पूछेगा भी नहीं, 3D का ही वैल्यू दे रखा है। तो इनकी मेटालिक रेडियस की वैल्यू दे रखी है और इसीलिए हम इसी को प्रायोरिटी देंगे। लेकिन फिर सर जब वही दे रखा है और पढ़ना भी वही है तो ये कहां से आया? ये क्यों पढ़ रहे हैं? ये इसीलिए पढ़ रहे हैं कि एनसीईआरटी इज अ चमत्कारी किताब। उसने एक ग्राफ दे रखा है अंदर और वो ग्राफ उसने कोवेलेंट रेडियस का बना रखा है। एनसीईआरटी इज ऑलवेज राइट, ठीक है? वो पूछेगा और ये आंसर देगा और ये पूछेगा और वो आंसर देगा, तुम्हें समझ नहीं पड़ेगा क्या पूछा और क्या आंसर दिया, क्योंकि दोनों बातें एनसीईआरटी ने दे रखी, जैसे ये दोनों दे रखी। अब ये पूछ लेता अपन तो यही टिक करके आएंगे, यही टिक करके आए, बोले मैंने तो ये लिखा हुआ देखो पढ़ो, ये लाइन दे रखी है, कुछ नहीं कर सकते आप। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको मेटालिक रेडियस का भी ऑर्डर एनसीईआरटी में दे रखा है और कोवेलेंट का भी दे रखा। पर फिर से बोल रहा हूं, प्रायोरिटी आप किसको दोगे? मेटालिक। वो कोवेलेंट रेडियस का जो ऑर्डर है वो सिर्फ हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि वो एनसीईआरटी में ग्राफ दे रखा है। बाई चांस वो ग्राफ हमारे सामने आ जाए तो हमें उस ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए कि वो ग्राफ हमें क्या कहना चाह रहा है। चलिए पहले हम इसी कोवेलेंट रेडियस को समझेंगे क्योंकि ये समझना कंपैरेटिवली इजी है, उसके बाद मेटालिक पे जाएंगे। और जो कोवेलेंट रेडियस का ऑर्डर बनाएंगे बेटा हम लोग, मेटालिक रेडियस का ऑर्डर लगभग वही बनेगा, केवल एक चेंज आएगा, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। पहले इस पे आइए। डी ब्लॉक में जब हम रेडियस का ऑर्डर बनाते हैं, अगर आपने पहले स्टडी कर रखा है तो आपको पता है कि पहले तो साइज डिक्रीज होता है, फेकोनी का साइज बराबर होता है, कॉपर जिंक में साइज बढ़ जाता है। तो पहले मैं ऑर्डर बना देता हूं, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर फेकोनी का साइज आपको क्या मिलेगा बेटा? बराबर। इससे पहले जो एलिमेंट्स है उनमें साइज क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीज होगा। और इसके बाद वाले एलिमेंट में साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये ऑर्डर है एग्जैक्ट, ठीक है? मतलब ये नॉर्मल ट्रेंड नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ियां हुई है, क्योंकि नॉर्मल ट्रेंड ये बोलता है, एक बात बताइए, क्या ये लेफ्ट टू राइट के एलिमेंट है या नहीं बेटा? है। लेफ्ट टू राइट जाने पर हमने कौन सा फैक्टर डिसाइड करा बेटा? जेड इफेक्टिव। लेफ्ट टू राइट जाने पर कॉमन रेडियस है, सबका कोवेलेंट ले रहे हो, मतलब सबका कोवेलेंट 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 है, या सबका मेटालिक 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 है, मतलब जेड इफेक्टिव लगना चाहिए था। लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज कम होना चाहिए था। देखिए बिल्कुल साइज कम हो रहा है, लेकिन यहां तक हो रहा है, उसके बाद में कुछ चेंजेस आ गए हैं, तो उसको हमें समझना है। तो अल्टीमेटली इस ऑर्डर में कुछ चेंजेस आए हैं, इसको याद तो रखना ही पड़ेगा, समझने के बाद भी आपको इसको याद रखना पड़ेगा, बट एक्सप्लेनेशन क्या है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और याद करने का तरीका फिर से सुन लेना, स्कैंडियम से जिंक लिखा, फेकोनी को याद करना है आपको कि फेकोनी का साइज बराबर है, उससे पहले साइज कम होगा, उसके बाद साइज बढ़ जाएगा। सिलेबस खत्म होने तक ये बात आपके सामने 20-25 बार बोल दी जाएगी, याद हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगले साल फिर कोशिश करेंगे हम इसको याद करने की, ठीक है? आइए इधर। तो फेकोनी का साइज बराबर, उससे पहले साइज कम हो रहा है, उसके बाद साइज बढ़ रहा है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये बोला जाता है बेटा कि यहां पर तो बोलता है कि जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर रहा है, यहां पर बोल देता है कि जेड इफेक्टिव और शील्डिंग का डोमिनेशन लगभग बराबर हो जाता है, इक्विवेलेंट हो जाता है। और यहां पर बोल देता है कि सिग्मा का डोमिनेशन बढ़ जाता है, सिग्मा डोमिनेट करने लगता है। सर ये जो लिखा गया है इसका मतलब क्या है? पहली बात तो ये आती है ना, सर आप अगर बोल देते कि जेड इफेक्टिव शुरू से आखिरी तक डोमिनेट करता है तो हमारे लिए मानना बहुत आसान होता, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव लगाते हम बिल्कुल सही मान लेते, सॉल्व कर देते। सर अगर आप ये बोलते कि सिग्मा शुरू से आखिरी तक डोमिनेट कर रहा है तो भी हम मान लेते। क्यों मान लेते भाई? इसलिए मान लेते क्योंकि याद करिए, जब हमने डी ब्लॉक के लिए स्कैंडियम टाइटेनियम की वैल्यूज कैलकुलेट करी थी तो मैंने बोला था कि एस और पी ब्लॉक में सिग्मा 0.35 से बढ़ता है और जेड इफेक्टिव 0.65 से बढ़ता है, लेकिन डी ब्लॉक में सिग्मा 0.85 से बढ़ता था।
और Z इफेक्टिव 0.15 से बढ़ता था। तो 85 और 15 में ज्यादा डोमिनेटिंग कौन दिख रहा है? 85। तो सर अगर आप ये बोलते ना कि सिग्मा डोमिनेट कर रहा है शुरू से आखिरी तक, तो भी हम मान लेते, हमें परेशानी नहीं होती। पर प्रॉब्लम ये है कि आधे में तो आपने लिखा Z इफेक्टिव डोमिनेट कर रहा है, आधे में आपने लिखा सिग्मा डोमिनेट कर रहा है, आधे में आपने बोल दिया दोनों का ही डोमिनेशन बराबर है। तो सर इसको कैसे समझा जाए? अब इसको समझने का तरीका बेटा एक हिस्टोग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे, इसको ग्राफ के थ्रू समझेंगे। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना बेटा। एक्चुअल में इसमें जो कहानी है वो स्कैंडियम तो डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 21। क्या पीरियोडिक टेबल में इस 21वें एलिमेंट से पहले 20 एलिमेंट और आ चुके होंगे बेटा? हाँ। और वो 20 एलिमेंट ऑब्वियसली एस और पी ब्लॉक में आए, क्योंकि डी की तो यहां से शुरुआत होने वाली है। मुझे बताइए एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए जेड इफेक्टिव और सिग्मा का जो परसेंटेज होता है या रेशो होता है, क्या वो ऐसा होता है कि ये 35% होता है और बेटा ये 65% होता है? याद करें एस और पी ब्लॉक के लिए यही बात ट्रू थी। अब मुझे बताइए ये कैल्शियम तक की कहानी है। जैसे ही स्कैंडियम में पहला इलेक्ट्रॉन आया डी में, तो बेटा डी में आने वाला इलेक्ट्रॉन तो n-1 में गया होगा, और n-1 का इलेक्ट्रॉन सिग्मा को कितने से बढ़ाएगा? 0.85 से। कितने से बढ़ा दिया? ये 0.85 से। और जेड इफेक्टिव कितने से बढ़ेगा? 0.15 से। ये मैंने दोनों का रेशो दिखा दिया लगभग आपको। अब मुझे बताइए अभी भी स्कैंडियम में इलेक्ट्रॉन चला गया, सिग्मा बहुत ज्यादा है, इसका जेड इफेक्टिव बहुत कम है, लेकिन प्रीवियस 20 एलिमेंट्स की वजह से क्या अभी भी दोनों में से डोमिनेशन जेड इफेक्टिव का दिख रहा है आपको? हाँ। ये जो शुरू वाले हाफ में जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर रहा है, उसका रीजन ये है जैसे ही एक और इलेक्ट्रॉन आया फिर से ये 0.85 से बढ़ जाएगा, और फिर से ये 0.15 से बढ़ जाएगा, लेकिन उन प्रीवियस एलिमेंट्स की वजह से डोमिनेशन किसका ज्यादा है? जेड इफेक्टिव का। ऐसे करते करते यहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे बेटे, और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। एक टाइम वो जो बीच वाला केस है फेकोनी वाला, वहां पर ऐसा होगा कि इन दोनों के डोमिनेशन में ये हल्का सा नीचे और ये हल्का सा ऊपर, मतलब ये लगभग बराबर। जब निकल की बारी आएगी तो निकल में ये थोड़ा सा ऊपर निकल जाएगा, मतलब ऐसा कुछ ग्राफ चल रहा है, एक बार ऐसे एक बार ऐसे। तो वो डोमिनेशन को लगभग हम लोग क्या मान के चलेंगे? बराबर। तो इस टाइम पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जेड इफेक्टिव और सिग्मा लगभग बराबर डोमिनेशन पे है। और उसके बाद जैसे ही कॉपर वॉपर आया, तो कॉपर के केस में याद करिए D9 नहीं होगा, D10 रिपीट होगा। तो यहां पर डी में 2 इलेक्ट्रॉन आते इकट्ठे, और डी में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं D8 के बाद सीधे D10, तो उसकी वजह से इसका डोमिनेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो कॉपर के टाइम पर ये कहां चला जाएगा बेटा? ऊपर। तो कॉपर और जिंक में ये ज्यादा डोमिनेट करने लगता है, और ये कंपैरेटिवली कहां रहता है बेटा? नीचे। तो ये ओवरऑल कंडीशन है कि भाई पहले कौन डोमिनेट कर रहा है बेटा? जेड इफेक्टिव। बाद में जेड इफेक्टिव और सिग्मा लगभग क्या हो गया बेटा? बराबर। और थर्ड केस में हमने क्या बोला? सिग्मा डोमिनेट करने लग रहा है। तो एक बात बताइए, जब तक जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर रहा है, तो अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज कम होगा। अब जेड इफेक्टिव और सिग्मा बराबर हो गए, तो ना तो अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है ना रिपल्शन ज्यादा हो रहा है, मतलब दोनों का साइज लगभग लगभग बराबर चलेगा। और यहां पर जेड इफेक्टिव कमजोर पड़ गया, स्क्रीनिंग डोमिनेट करने लग गया बेटा। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट में अगर स्क्रीनिंग तगड़ी हो गई, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पहुंचेगा नहीं बाहर तक, और पहुंचेगा नहीं तो अंदर नहीं आएगा, वो तो बाहर चला जाएगा, और बाहर चला जाएगा तो साइज बढ़ जाएगा। ये सब समझने के बाद अल्टीमेटली आपको उसको याद तो रखना ही है। याद कैसे रखना है? फेकोनी बराबर, उससे पहले कम, उसके बाद ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को समझते हैं। सर आपने बोला वो जो ग्राफ है एनसीईआरटी में, उसके ऊपर थोड़ी सी प्रकाश डालें या रोशनी डालें। देखिए ध्यान सुनिएगा, ये जो ग्राफ है, ग्राफ बना नहीं रहा हूं, ग्राफ बाद में बनवाऊंगा, अभी बस समझ लीजिए जो पॉइंट समझा रहा हूं। वो ग्राफ कुछ ऐसा दिया, 3D का, 4D का, 5D का, ऐसा ग्राफ दे रखा है डी ब्लॉक के अंदर। बेटे वहां पर ये लिखा हुआ है कि 3D सीरीज की बात कर रही है, यहां पर एटॉमिक नंबर मतलब 21 से लेकर ऐसे कर करके आप 30 तक जा रहे हैं, और यहां पर वो बोलता है कि एटॉमिक रेडियस की बात हो रही है। मैं 3D के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। आपको जब कोई एक कर्व बना के दिया जाता है, तो कम से कम कर्व का स्टार्ट और एंड आपको दिखता है, बीच में तो कोई भी एलिमेंट कहीं पर भी प्लॉट हो सकता है। आपको यहां पर ऐसे मतलब टाइटेनियम वेनेडियम लिख के नहीं दिया, उसने सिर्फ स्मूथ कर्व बनाए हैं। तो आपको कर्व का स्टार्ट और एंड देखकर ये समझ में आ जाएगा कि भैया ये स्कैंडियम को दिखा रहा है और ये जिंक को। अब इसमें टाइटेनियम यहां है कि यहां है कि यहां है, वो बताना हमारे लिए मुश्किल है थोड़ा सा। तो हम क्या कर रहे हैं, इस ग्राफ से हमें जो डेटा फाइंड आउट करना है या जो पॉइंट मैनिपुलेट करना है, वो ये है कि बेटा स्कैंडियम और जिंक के साइज का कंपैरिजन यहां पर देखना है आपको। अब देखिए, अभी इससे पहले जो मैंने ऑर्डर बनाया, उसमें आपको देखने में ऐसा लगेगा सर इधर तो स्कैंडियम बड़ा दिख रहा है, और सर इधर जाने पर जिंक बड़ा दिख रहा है।
तो बात ये आती है कि सर एक्चुअल में स्कैंडियम और जिंक में से बड़ा है कौन। तो ये जो ग्राफ है ना, ये इसी बात को आपको समझाएगा। बेटा यहां पर आ रहा है स्कैंडियम और यहां पर आ रहा है जिंक, मुझे बताइए रेडियस में किसका रेडियस ज्यादा है। बेटा स्कैंडियम, और जिंक का साइज उससे कम है। हमेशा चाहे डी ब्लॉक की आप 3D सीरीज लें, चाहे 4D लें, चाहे 5D लें, 6D लें, पहले एलिमेंट का साइज लास्ट वाले एलिमेंट के मुकाबले बड़ा ही होगा, चाहे वो 3D हो, चाहे 4D हो, चाहे 5D हो, 6D हो। मैं किसकी बात कर रहा हूं, पहले एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट, बीच में कुछ भी हो सकता है। तो सेकेंड ईयर लाएंगे एसी वालों का साइज जिंदगी कबाड़ा हो गई यूयूबी के मुकाबले ज्यादा ही मिलेगा। एनसीईआरटी का ये जो ग्राफ है ये भी इस बात को सजेस्ट कर रहा होगा। ठीक है, जब हम बनाएंगे इस ग्राफ को नेक्स्ट क्लास में। आइए, अब इसमें मैंने आपको एक बात बोली कि डेटा इस बात को सजेस्ट कर रहा है कि स्कैंडियम और जिंक में से बड़ा कौन है। बेटा स्कैंडियम, ये पॉइंट है, याद करना पड़ेगा, फैक्ट है, क्योंकि डेटाबेस वैल्यू है, वैल्यू के हिसाब से आप सॉल्व करेंगे। बट सर कभी एग्जाम में भूल गए तो क्या करें, कितना याद करेंगे, प्रॉब्लम ये है ना। तो इसको याद करना है। पहली बात तो ये कैसे आया, डेटा से आया, वो वैल्यू जो एनसीईआरटी में दे रखी है उससे हमने सॉल्व करा इसको। लेकिन याद करने के लिए जुगाड़ बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं, जुगाड़ बता रहा हूं कैसे याद रखेंगे। अपने को पहले और आखिरी को कंपेयर करना है। क्यों बोल रहे हो सर ऐसा कंपेयर करने का, बाई चांस बेटा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे दे कि 3D में एक तो ये ग्राफ बना दिया, 3D में एक तो ये ग्राफ बना दिया, 3D में एक तो ये ग्राफ बना दिया, और बोला ये पहला एलिमेंट है, ये आखिरी है, ये पहला, ये आखिरी है, पहला, ये आखिरी, और साइज के लिए बात कर रहे हैं कौन सा ग्राफ सही है। अब या तो आपको ग्राफ ही याद हो एग्जैक्टली, और अगर नहीं याद है तो फिर इसमें इतना तो पता चल जाएगा कि साइज तो बराबर तो नहीं होगा, पर कोई बड़ा और कोई छोटा होगा। कैसे एग्जाम में उसको हम लोग ग्राफ को समझेंगे या कैसे याद पहुंचेंगे, डेटा तक, कंक्लूजन तक कैसे पहुंचेंगे, वो हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पर। तो बेसिकली हमें याद कैसे करना है या समझना कैसे, या जुगाड़ क्या है इसको समझने का, आप स्कैंडियम से जिंक तक चल के देखेंगे। बेटा पहले तो साइज कम हो रहा है, फिर बराबर हो रहा है, फिर बढ़ रहा है। हम नेट रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे। मुझे बताइए स्कैंडियम से जिंक तक जाने पर साइज कितनी बार कम हुआ, 1 2 3 4 5, फिर बराबर रहा, और कितनी बार बढ़ा, नेट रिजल्ट कम होने का आ रहा है, 5 बार कम हुआ, 2 बार बढ़ा, तो नेट इफेक्ट कम होने का आ रहा है। इसका मतलब है हम इसको जुगाड़ वाइज इस तरह समझ लेंगे कि स्कैंडियम से जिंक तक जाने पर साइज कम हो रहा होगा, क्योंकि यहां से वहां जाने पर नेट रिजल्ट। ये फिर से बोल रहा हूं, ये जुगाड़ है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, बाकी जगह मत लगा देना इसको, क्योंकि आप सोचो कि टाइटेनियम और कॉपर में नाप दूं ऐसे और क्रोमियम और निकल में नाप दूं, काम नहीं करेगा। लेकिन हमें उस ग्राफ में आपको केवल फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को प्लॉट करना होता है, उसमें ये काम करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद सेकंड पॉइंट की तरफ। मैंने बोला सेकंड जो सीरीज है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट मेटालिक रेडियस, ये काम की सीरीज है, क्योंकि मेनली यही एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि इसी का डेटा दे रखा है और इसी के बारे में पूछेगा। क्योंकि मेटल्स के लिए कौन सा रेडियस प्रेफरेबल है, बेटा मेटालिक रेडियस। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या। पहली बात, अभी लिखना नहीं कुछ भी, जो ऑर्डर हमने ऊपर बनाया वही ऑर्डर हम लोग नीचे बना रहे हैं। पहले फेकोनी का साइज क्या हो जाएगा, बराबर। फेकोनी से पहले तक साइज क्या हो जाएगा बेटा, कम, और इसके बाद साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मुझे बताइए पहले और आखिरी एलिमेंट में से किसका साइज बड़ा होगा, बेटा पहले वाले का। ये सारी बातें यहां पर भी एप्लीकेबल है, बस यहां पर एक चेंज आएगा, और वो एक चेंज क्या आएगा कि यहां पर मन बड़ा हो जाएगा। क्या बोला मैंने, अब मन आपको पता चली गया होगा किसके बारे में बात हो रही है, मन बड़ा हो जाएगा। अब मन बड़ा हो जाएगा, ध्यान सुनना, मन बड़ा हो जाएगा, लेकिन मन के बारे में अब दो बातें आएंगी, ध्यान सुनना रेडियस में, क्योंकि अभी डी के बाद एफ पढ़ना। एक मैं बोल रहा हूं मन बड़ा हो जाएगा, और एक मैं ऐसा बोल सकता हूं मन सबसे बड़ा हो जाएगा। यहां पर मैंने मन सबसे बड़ा बोला या मन बड़ा बोला, बड़ा, मन बड़ा हो जाएगा। मन बड़ा हो जाने का मतलब है मन अपने से आजू बाजू वालों से बड़ा हो जाएगा। किससे बड़ा हो जाएगा, आजू बाजू वाले से। तो देखो मन आजू वाले से तो बड़ा ही है, बाजू वाले से भी बड़ा कर देंगे। मतलब यहां पर जो चेंज आ रहा है उस पूरे ऑर्डर में, वो सिर्फ ये वाला चेंज आ रहा है कि पूरी मेटालिक रेडियस में मन क्या हो जाएगा बेटा, बड़ा हो जाएगा। मन बड़ा हो गया, किससे बड़ा हो गया, सबसे बड़ा हो गया, या आजू बाजू वालों से बड़ा हो गया, आजू बाजू। ये क्यों हो गया, ड्यू टू वीक मेटालिक बॉन्ड। भैया मेटालिक रेडियस में आप मेटालिक बॉन्डेड एटम्स को लेते थे, तो यहां पर वीक मेटालिक बॉन्ड आ रहा। बात ये आती है सर ये वीक मेटालिक बॉन्ड कौन से खेत की मूली, और ऐसा हुआ क्यों। वीक मेटालिक बॉन्ड बना है ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर इसका मतलब क्या हुआ वो भी समझते हैं, पहले इस पे आ जाए, इसको पहले दिमाग में फिट करें। मैंने क्या बोला, कोवेलेंट रेडियस में
फेकोनी का साइज बराबर, उससे पहले साइज कम होगा, उसके बाद साइज बढ़ जाएगा। और जब आप मेटालिक रेडियस की बात करोगे तो एक चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा? मन बड़ा हो जाएगा या सबसे बड़ा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। किससे बड़ा हो जाएगा? आजू बाजू वाले से बड़ा हो गया, ठीक है। क्यों बड़ा हो गया? ड्यू टू वीक मेटालिक बॉन्ड। अब वीक मेटालिक बॉन्ड की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। याद करिए, कल मैंने आपको बोला था कि जो मेटालिक बॉन्ड बनता है उसमें ये बाउंड्रीज हमेशा टच हो, ये जरूरी नहीं होता है। ये ओवरलैप भी कर सकते हैं, ये दूर भी हो सकते हैं, वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा। एक बात बताइए, क्या मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d5, क्या ये एक हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं है बेटा? है। तो यहां पर भी आपने मैंगनीज का एटम ले रखा है, यहां भी आपने मैंगनीज का एटम ले रखा है। दो सिमिलर एडजेसेंट एटम के, मेटालिक बॉन्डेड एटम के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के हाफ को ही तो हम मेटालिक रेडियस बोलते हैं। तो बेटा अगर ये, एक बात बताओ, कोई भी एलिमेंट बॉन्ड बनाना क्यों चाहता है? स्टेबल होने के लिए। अब ये तो पहले से ही स्टेबल है। जब ये पहले से ही स्टेबल है तो ये बॉन्ड में उतने शिद्दत से पार्टिसिपेट नहीं करेगा जितने शिद्दत से दूसरे अनस्टेबल एलिमेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और जब ये बॉन्ड में उतना शिद्दत से पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो बेटा इनके बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो कम होगा। और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा तो ये चिपके हुए नहीं मिलेंगे, ये दूर दूर मिलेंगे अपने लैटिस में। और अगर ये लैटिस में दूर मिलेंगे तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाएगा। और अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली उसका हाफ भी ज्यादा मिलेगा। और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा? कि मन बड़ा हो जाएगा, मतलब मन का मेटालिक रेडियस आपको ज्यादा मिलेगा। ये जो पॉइंट अभी आपको मैंगनीज के बारे में बताया गया है, ये फिर से आपके सामने आएगा जब आप डी ब्लॉक की एनसीईआरटी रीड करेंगे। और डी ब्लॉक में हम मेल्टिंग पॉइंट का जब ऑर्डर पढ़ेंगे, अगेन यही पॉइंट काम में आएगा। क्योंकि डी ब्लॉक में ये लैटिस, देखो लैटिस वीक बन रहा है, ये लैटिस वीक बन रहा है। और लैटिस वीक बनेगा मतलब लैटिस अंदर से खोखला होगा, और खोखला होगा तो मेल्ट आसानी से होगा। तो आप जब देखोगे वहां पर डी ब्लॉक जब हम पढ़ेंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट का जो ग्राफ बनता है ना, वैसा बनता है, एम जैसा ऐसा बनता है मेल्टिंग पॉइंट। एम फॉर मेल्टिंग पॉइंट। ये स्कैंडियम होता है, यहां पर क्रोमियम जाता है, यहां मैंगनीज आता है। और मैंगनीज का वैल्यू एक्सेप्शनली लो लिखा हुआ एनसीईआरटी की लाइन है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैंगनीज एंड टेक्नीशियम, उसी ग्रुप में, आर एक्सेप्शनली लो देन देयर एडजेसेंट एलिमेंट। और उसका रीजन क्या है बेटा? इनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट उतनी अच्छी तरीके से नहीं करेंगे। खैर, अभी हम लोगों ने देखा बेटा यहां पर मन बड़ा हो गया। मन किससे बड़ा हो गया? आजू बाजू वालों से बड़ा हो गया। अब सर प्रॉब्लम ये आती है कि अभी तक तो आप ये बोल रहे थे कि स्कैंडियम और जिंक को कंपेयर करना था। क्यों कंपेयर करना था? क्योंकि सर इधर तो स्कैंडियम बड़ा दिख रहा था और इधर तो जिंक बड़ा दिख रहा था। तो आपने बता दिया सर यहां पर स्कैंडियम बड़ा दिख रहा है, सर यहां पर जिंक बड़ा दिख रहा है, सर यहां पर मन भी तो बड़ा दिख रहा है। तो आप तीनों को कंपेयर करके बताइए तीनों में से क्या है। तो ध्यान सुनना, इस मेटालिक रेडियस में मन बड़ा हो जाता है। किससे बड़ा हो जाता है? आजू बाजू वालों से बड़ा हो जाता है। और मन बड़ा होके जाने मन का साइज बराबर हो जाता है। किसका साइज बराबर होता है? जाने मन। जाने मन याद कर लो, मंजन याद कर लो, कैसे भी याद कर लो, जाने मन ठीक है, मंजन से तो ठीक है ना। तो आइए ध्यान सुनना, मेटालिक रेडियस में मन का साइज बड़ा हो जाएगा। किससे बड़ा हो जाएगा? सबसे बड़ा या आजू बाजू वालों से? आजू बाजू वालों से। और बड़ा होके किसके बराबर हो जाएगा? जाने मन का साइज बराबर, मतलब जिंक मैंगनीज दोनों का साइज आपको यहां पर एग्जैक्टली, मैंने तो फिर भी इक्विवेलेंट लगाया है, एग्जैक्टली बराबर दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी आ जाए, नोट करें इसे आगे।